आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। इसे हम पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन एवं कीमत निर्धारण के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। फिर एक बार और मैं आपको कुछ स्पष्ट कर देता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी क्रेता एवं विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या क्रेता की भी और विक्रेता की भी इतनी पर्याप्त है कि अगर विक्रेता ये चाहे कि वो उसकी वस्तु की ज़्यादा कीमत ले तो भी संभव नहीं है, और क्रेता ये चाहे कि वो कम कीमत पर वस्तु खरीद ले तो भी संभव नहीं है। और फर्मों के प्रवेश बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। सभी उत्पादकों की वस्तुएं पूर्णतया समरूप होती हैं, लगभग समरूप नहीं, पूर्णतया समरूप, किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता। उनकी मात्रा में, क्वालिटी में, पैकिंग में, दिखने में, आकार प्रकार सब एक जैसा होता है। तो अब हम आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन निर्धारण किस प्रकार होता है। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का जो निर्धारण होता है वो उद्योग के द्वारा होता है। उद्योग से तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में या उस वस्तु के उत्पादन में जितनी भी फर्में लगी हुई हैं उन सबको मिलाकर एक उद्योग का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि एक देश में जितनी भी सीमेंट उत्पादन करने वाली इकाइयां हैं वो तो होगी फर्म, और उन सब फर्मों को मिला के हम सीमेंट इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो इस प्रकार कीमत का जो निर्धारण है वो उद्योग के द्वारा कुल मांग एवं कुल पूर्ति के संतुलन बिंदु द्वारा होता है, और वो जो कीमत निर्धारित कर देता है उद्योग, वो कीमत प्रत्येक फर्म के लिए दी हुई होती है। इसे हम इस रेखाचित्र के माध्यम से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, इस रेखाचित्र के दो पार्ट हैं। ए पार्ट उद्योग है जहाँ कीमत निर्धारण दिखा रहे हैं हम, बी पार्ट फर्म है जिसके लिए कीमत दी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए हम इससे शुरू करते हैं। ये उद्योग का सप्लाई कर्व है, टोटल सप्लाई कर्व SS, और ये 3 मांग वक्र हैं। आप चाहें तो एक भी दिखा सकते हैं, है ना, 3 भी दिखा सकते हैं, 2 भी दिखा सकते हैं, 4 भी दिखा सकते हैं। तो अब यदि मांग वक्र DD1 होता है तो उद्योग का संतुलन P1 बिंदु पर होता है जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, तो 0P1 कीमत निर्धारित हो जाती है। अगर मांग वक्र DD2 होता है तो संतुलन P2 पर होता है जहां 0P2 कीमत निर्धारित हो जाती है, और DD3 अगर होता है मांग वक्र तो संतुलन P3 पर होता है। तो इन तीनों संतुलनों से अगर हम ये लाइन बनाते हैं या सीधे, तो ये कीमत जो दिख रहे हैं आप फर्म के रेखाचित्र में, ये कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की हुई यहाँ से आ रही है। तो उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित है, इसी आधार पर फर्म के AR एवं MR वक्र बनाए गए। ये P1 का AR और MR वक्र है, ये P2 का AR और MR वक्र है, ये P3 का AR। ये आप देख रहे हैं कि 0x अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब ये होता है, या मतलब ये निकलता है कि उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित कर दी जाती है, इस पर कोई व्यक्तिगत फर्म चाहे जितना उत्पादन बेच सकती है या कर सकती है, चाहे वो नहीं कर सकती है, लेकिन कीमत में परिवर्तन करने की शक्ति उसके पास नहीं होती है।
वो कीमत में परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं कर सकती। तो ये हुआ उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारण जो फर्म के लिए दिया हुआ होता है। अब उद्योग के द्वारा जो फर्म के लिए कीमत निर्धारित हो जाती है उस पर फर्म का संतुलन किस प्रकार स्थापित होगा और वहाँ फर्म कितना उत्पादन करेगी, उत्पादन से उससे लाभ होगा या हानि होगी या क्या स्थिति फर्म की रहेगी, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।